आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष और आप देख रहे थे कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, समष्टि और व्यष्टि से संबंधित फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक विश्लेषण की विधियों के बारे में देखा था और मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया था कि मान्यताएं क्या होती हैं, आर्थिक विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो शॉर्ट में हम छोटा सा यहाँ पर रिकैप लेते हैं कि आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 भागों में बांटते हैं: निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर, उपकरण और दिशा के आधार पर। और इनको वापस कितने उपभागों में बांटते हैं वो भी हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। फिर निगमन और आगमन विधि के बाद हमने मान्यताएं क्या होती है उसके बारे में अध्ययन किया था और मान्यताएं अर्थशास्त्र में कौन कौन सी उनके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं। तो अभी तक इन टॉपिक्स को आपने नहीं समझा है और इसके पहले के वीडियोस को भी आपने नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से उन वीडियो तक पहुंच सकें। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि बेसिक्स क्लियर होते जाएं और आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती हैं, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं अपने जीवन में देखने को हमें मिलती हैं। आर्थिक समस्याएं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जहाँ पर पैसा खर्च करने से संबंधित होती हैं, तो पैदा क्यों होती है, उसके पीछे उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। तो पहला तो कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली असीमित आवश्यकताएं। अब अपनी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, अपनी आवश्यकताएं बहुत ही ज़्यादा हैं, असीमित आवश्यकताएं हैं, परंतु उनको पूरा करने वाले साधन अर्थात अपने पास जो रुपया है, अपने पास जो धन है वो है बहुत कम। तो हम उस रुपये को, उस धन को किन आवश्यकताओं में लगाएं, ये हमें यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी अलग अलग प्राथमिकताएं। हम पहले ये पूरा करें कि इसको पूरा करें कि हम इस वाली को पूरा करें, ये समस्या अपने सामने देखने को मिलती है। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली असीमित आवश्यकताएं। दूसरा, सीमित किंतु वैकल्पिक उपयोग वाले साधन, यानी सीमित तो है साधन मगर उनके उपयोग जो है वो वैकल्पिक है। हम यानी अपने पास जो भी साधन है उसके बहुत सारे उपयोग है, तो किस उपयोग में हम उसको लेंगे, किसके उपयोग को हम छोड़ दें, यहाँ पर हमें समस्या देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच समन्वय की समस्या। किस आवश्यकता पर कितना खर्च करें, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं और हमने डिसाइड किया कि हमें एक तो नाश्ता करना है और दूसरा एक बुक खरीदनी है, ठीक है। तो अब समन्वय करना है कि नाश्ते पर कितना रुपया लगाएंगे और बुक को जो हमें परचेस करना है, बुक को जो हमें खरीदना है उस पर हम कितना खर्च करेंगे। ये हमारी समस्या है, जो है अपने सामने समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आर्थिक समस्या जो है उत्पन्न होने के यहाँ पर 3 प्रमुख कारण हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख आर्थिक समस्या। अब एग्जाम में जो है अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में। अगर आपको पूछते हैं, अगर 1 मार्क्स में आपको पूछा तो आप क्या लिखेंगे कि प्रमुख आर्थिक समस्या को बताइए, तो उसका आंसर क्या होगा कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं का समाधान सीमित साधनों द्वारा किया जाए, यही प्रमुख आर्थिक समस्या होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं को समाधान सीमित साधनों के द्वारा किया जाए, ये प्रमुख आवश्यकता है। मैंने अभी आपको बताया कि अपनी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनको उपयोग में करने वाला साधन है सीमित। तो उस साधन को हम कहाँ लगाएं, कौन सी आवश्यकता को पूरा करने में लगाएं, हम इस आवश्यकता को पूरा करें या इसको पूरा करें या इसको पूरा करें या फिर इसको पूरा करें, ये दिक्कत आती है अपने सामने। तो इसको यहाँ पर सोल्व करना वो सबसे प्रमुख आर्थिक समस्या है। उसके बाद फिर आता है 2 नंबर में आपको पूछते हैं मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, एग्जाम जनरली पूछते हैं। जब डिटेल में हम जाएं तो हम बता सकते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध चयन से होने के कारण इसे चुनाव की समस्या भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि हम कौन सी आवश्यकता को पूरा करें, किसको नहीं करें। अपने पास जो पड़ा धन है, जो आय है, जो संसाधन है, उन संसाधनों को किस में लगाएं, किस में नहीं लगाएं, तो चयन करना पड़ रहा है। तो चुनाव की प्रथम समस्या समय के आराम एवं काम के बीच आवंटन की होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में देखें तो, या किसी भी परिवार में भी देखें, किसी व्यक्ति को भी देखें, तो सबसे पहले उसका डिसीजन ये होगा कि वह काम कितना करे और आराम कितना करे। 24 घंटे में से अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे 10 घंटे काम करना हो, 14 घंटे सोना है, अपने परिवार के साथ रहना है, तो 10 घंटे जो उसने काम के चुने हैं उस 10 घंटों को वापस किस प्रकार से
अलग अलग जगह पर अपने समय को दे ताकि वो अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम समस्या क्या हो गई कि आराम और काम के बीच आवंटन करना है, और दूसरा उपलब्ध साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि का आवंटन द्वारा मुख्य आर्थिक समस्याओं का पता लगाकर उनके समाधान को खोजना। जैसे कि अर्थव्यवस्था में डिसाइड हो गया कि इतना काम किया जाएगा, इतना आराम होगा, तो उसके बाद जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन उत्पादन के साधनों को देखते हुए किस प्रकार से उनका आवंटन किया जाए, किस रीति से किया जाए, किस तकनीक से किया जाए कि उनके द्वारा किए गए आवंटन से, अर्थव्यवस्था में किए गए आवंटन से या उत्पादक के द्वारा किए गए आवंटन से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि मुख्य आर्थिक समस्याएं ये हैं। अब आर्थिक समस्याएं किससे संबंधित है? चयन की समस्या से संबंधित है, क्योंकि हमें हर जगह चुनाव करना पड़ता है। अपने संसाधन होते हैं सीमित, अपनी आवश्यकताएं होती असीमित, ये बात है। अर्थव्यवस्था में भी देखें तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन होते हैं सीमित, परंतु आवश्यकताएं होती असीमित। मतलब सीमित साधनों से हर प्रकार की वस्तु का पैदा करना, हर प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करना क्या संभव है? शायद नहीं। इसीलिए कुछ संयोग प्राप्त होते हैं, यानी अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों को किस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं पर लगाएं ताकि अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन प्राप्त होगा। किसी एक वस्तु पर अधिक साधन लगाए गए तो अधिक उत्पादन होगा, किसी दूसरी वस्तु पर कम साधन लगाए गए हैं तो उसका कम उत्पादन होगा। तो कुल मिला के अलग अलग प्रकार के संयोग जो है हमें प्राप्त हो सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावनाएं। यानी जब उत्पादन के साधनों को अलग अलग तरीके से लगाया जाए अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में, तो हमें अलग अलग इकाइयों में वस्तुओं का उत्पादन प्राप्त होगा। उसे ही हम अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। तो देखते हैं क्या है उत्पादन संभावनाएं। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के उन बंडलों अथवा संयोजनों को प्रदर्शित करती है जिन्हें दी हुई तकनीक तथा संसाधनों के कुशलतम प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया है एक बंडलों। बंडल क्या होता है? बंडल का मतलब बीड़ी का बंडल नहीं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बंडल का मतलब दो वस्तुओं का संयोग, जैसे कि एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं। यदि एक्स की 5 इकाई और वाई की 4 इकाई का उपयोग किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, तो ये यहाँ पर कहलाएगा 5 और 4 बंडल। ठीक है, ध्यान रखना, संयोजन कहते हैं। तो कुल मिला के अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं क्या है? जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन समस्त उत्पादन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए जितने भी बंडल अर्थात जितने भी संयोजन प्राप्त होंगे। क्योंकि एक बात ये और बताता हूँ मैं आपको कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, सबको अगर हम लेंगे तो अध्ययन करना मुश्किल है। तो हम यहाँ पर अध्ययन की सरलता और सुगमता के लिए यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुएं पैदा हो रही हैं। हो सकता वो एक्स और वाई हो सकता वो कपड़ा व अनाज हो सकता वो ब्रेड और मक्खन हो। किसी प्रकार की दो वस्तुओं को हम लेते हैं और उन दो वस्तुओं को लेते हुए फिर अध्ययन करते हैं, तो इसमें थोड़ी सुगमता रहती है। जैसे कि मैंने मान्यताओं के बारे में बताया था, मान्यताएं क्या है? कुछ बातों को हम माना वो मानते हैं, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं क्या हो गई कि जितने भी उत्पादन के साधन थे उन समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए, अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए जितने भी बंडल, जितने भी संयोग प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 5 15 100 50, उन सभी संयोगों को हम कहते हैं उत्पादन संभावनाएं, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं। और यदि उन समस्त उत्पादन संभावनाओं को अगर हम सिस्टमेटिकली टेबल में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है यहाँ पर उत्पादन संभावना सेट। क्या कहेंगे उसे हम? उत्पादन संभावना सेट। जैसे कि अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं आपके सामने एक उत्पादन संभावना सेट है। यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुओं को लिया गया है। कौन सी? एक तो मक्खन और दूसरा बंदूकें। और यहाँ पर A B C D E ये विभिन्न प्रकार की उत्पादन संभावनाएं दी गई हैं। यह क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुएं पैदा हो रही। कौन सी? पहली मक्खन, दूसरी बंदूकें। अब यदि अर्थव्यवस्था में संभावना A को लिया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में A पर उत्पादन किया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि मक्खन का उत्पादन 0 है
जबकि बंदूकों का उत्पादन 10 इकाई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितने भी उत्पादन के साधन थे उन सभी उत्पादन के साधनों को किसके उत्पादन लगा दिया, बंदूकों के उत्पादन पर। अब यदि मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है, 1 से 2 करना है, तो क्या करना होगा कि बंदूकों के उत्पादन में जो श्रमिक लगे थे, जो उत्पादन के साधन थे, उनको हटाकर हमें मक्खन पर लगाना होगा, तो मक्खन का उत्पादन बढ़ेगा और यहाँ पर बंदूकों का उत्पादन जो वो घट जाएगा। आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि बंदूकों का उत्पादन पहले 10 था, अब वो घटकर 9 हो गया है, जबकि मक्खन जो पहले 0 था वो बढ़कर 1 हो गया है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम बंदूकों से उत्पादन के साधनों को हटाकर हम मक्खन पर लगाएंगे तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में मक्खन का उत्पादन बढ़ता जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये अलग अलग उत्पादन संभावना हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब उत्पादन संभावना ई क्या बता रही है कि मक्खन का उत्पादन 4 इकाई है, जबकि बंदूकों का उत्पादन यहाँ पर 0 इकाई है। मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर कि यदि समस्त उत्पादन के साधनों को, यदि हम उत्पादन के समस्त साधनों को बंदूकों से हटाकर मक्खन पर लगा दें तो मक्खन का उत्पादन तो हो रहा है 4 इकाई, जबकि बंदूकों का उत्पादन हो रहा है 0 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो उत्पादन संभावनाएं हैं उनको यदि हम एक तालिका में प्रदर्शित करें तो वह कहलाता है उत्पादन संभावना सेट। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? उत्पादन संभावना सेट दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था में दिए गए उत्पादन साधनों के कुशलतम प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। देख रहे हैं आप, दो वस्तुओं की उन विभिन्न संभावनाओं को बता रहा है। देख रहे हैं आप, अलग अलग संभावनाएं हैं, 0, 1, 1, 9, 2, 7, 3, 4, 4, 0। उन सभी संभावनाओं को हमने तालिका में बताया है, इसलिए हम उसको उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान की सहायता से उत्पादित हो सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्पादन संभावना सेट। मतलब अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादन संभावनाएं थी उनको हमने एक तालिका में बता दिया, तो उत्पादन संभावना सेट बन गया। परंतु जब हम इस तालिका को एक चित्र में प्रदर्शित कर दें तो क्या हमें देखने को मिलेगा? तो वो अगला टॉपिक अपने पास उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन रूपांतरण वक्र या सीमांत उत्पादन वक्र अथवा उत्पादन संभावना सीमा अथवा सीमांत संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इंग्लिश में इसको हम पीपीसी कहते हैं, पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाए, एग्जाम में अलग अलग नाम से इसको पूछा जा सकता है। तब उत्पादन संभावना वक्र क्या? सिंपल, अभी जो आपने टेबल देखी है बंदूक और मक्खन के उत्पादन की जो अलग अलग संभावनाएं, उसको यदि हम यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित कर दें तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा। ये क्या बता रहा है चित्र कि यदि हम समस्त उत्पादन संसाधनों को, जितने भी उत्पादन संसाधन हैं उनको यदि हम बिंदु ई पर लेते हैं, जैसे यानी मक्खन का उत्पादन इतना हो जाएगा जबकि बंदूकों का उत्पादन बिल्कुल 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम समस्त उत्पादन को संसाधनों को यदि हम यहाँ पर इस स्थिति में लेंगे, बिंदु ए जो है यहाँ पर, ध्यान रखें बिंदु ए वाला नहीं, बिंदु ए जो है इस स्थिति में है, यहाँ पर है। तो यदि हम समस्त उत्पादन संसाधनों को बंदूकों के उत्पादन लगा देंगे तो बंदूकों का उत्पादन हो जाएगा इतना, ओ ए के बराबर, और मक्खन का उत्पादन हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज हम बी बिंदु को लेते हैं जहाँ पर बंदूकों का उत्पादन इतना प्राप्त हो रहा है और मक्खन का उत्पादन इतना हो रहा है। अब यदि मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है, ये आप देख रहे हैं मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है बिंदु सी पर रहकर, तो उस स्थिति में जाहिर है बंदूकों का उत्पादन पहले से कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें यदि मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है, यहाँ पर हम मक्खन के उत्पादन को बढ़ाया है तो बंदूकों का उत्पादन घटा है, क्योंकि जो उत्पादन के साधन बंदूकों पर लगे थे उसको हमने हटाकर किस पे लगाया? मक्खन पर लगाया। और जब बंदूकों को उत्पादन कम होगा तभी तो मक्खन का उत्पादन बढ़ेगा, यानी उत्पादन के साधनों को हमने बंदूकों के उत्पादन से हटाकर मक्खन के उत्पादन में लगाया है, तो जाहिर है बंदूकों का उत्पादन यहाँ पर कम होगा और मक्खन का उत्पादन बढ़ता जाएगा।
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है, तो उस स्थिति में बंदूकों का उत्पादन घटता जाएगा, क्योंकि उत्पादन के साधन जो हैं वो हमें बंदूकों से हटाकर मक्खन के उत्पादन पर लगाने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह जो वक्र बनता है, ये जो आप वक्र देख रहे हैं जिस पर अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, ये अलग अलग उत्पादन संभावनाएं दी गई हैं। उन बिंदुओं को हमने यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित कर दिया है, और उन बिंदुओं को जब हमने वक्र के द्वारा मिला दिया है, और ये जो वक्र बना है वो वक्र कहलाएगा उत्पादन संभावना वक्र अथवा पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये तो हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई दिए गए हैं। यह वक्र उन बिंदुओं को बताता है जो एक उत्पादक उन बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट को, उसके पोटेंशियल को, इसकी उत्पादन के या अर्थव्यवस्था के क्षमता को बता रहा है। तो कुल मिलाकर उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर अर्थव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट को बता रही है, ये इसकी सीमा है, ये इसकी बाउंड्री है, इसके बाहर वो नहीं जा सकती, इसके बाहर वो नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पर क्या बताया, बिंदु जी जो है वो अप्रापणीय संयोग, यानी उस बिंदु जी को प्राप्त नहीं किया सकता, क्योंकि उत्पादक के पास जितने भी उत्पादन के साधन हैं वह इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु पर वह रह सकता है, इसके बाहर वो नहीं जा सकता, उसकी क्षमता इतनी नहीं है। फिर उसके बाद आता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अगला जो बिंदु है वो है बिंदु एफ। ये एफ क्या है, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है। ठीक है, अंदर, इसका मतलब क्या बताएगा, ये संसाधनों के अकुशल प्रयोग को बताएगा। अकुशल प्रयोग को कैसे, कि अगर हम बिंदु एफ पर रहते हुए देखते हैं तो बंदूकों का उत्पादन सिर्फ इतना, जबकि मक्खन का उत्पादन सिर्फ इतना, यानी बंदूकों का उत्पादन कम हो रहा है, मक्खन का उत्पादन कम हो रहा है। तो यह स्थिति सही नहीं होगी, यह संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को नहीं बताती है। इसलिए बोलते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर, यानी उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर, ये जो आप वक्र देख रहे हैं, इस वक्र के ऊपर कोई भी बिंदु हुआ तो एक उत्पादक की अर्थव्यवस्था हो सकती है, वह उसके उत्पादन साधनों के कुशलतम आवंटन, कुशलतम उपयोग को बताएगी। परंतु यदि कोई बाहर है, मतलब उत्पादन संभावना वक्र के कोई बाहर बिंदु है, तो अप्रापणीय होगा, उससे वो प्राप्त नहीं होगा। और उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई बिंदु है तो प्राप्त तो कर सकता है, उस पर अर्थव्यवस्था हो तो सकती है, उत्पादक भी उस पर हो सकता है, परंतु वह उसके अकुशल प्रयोग को, उसके उत्पादन के साधनों के अकुशल प्रयोग को बताएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना सेट क्या है। इसको आप वापस पीछे रिवाइंड जाइए और अच्छे से उसको कंप्लीटली देखिए। मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप उसको पढ़ लेना, इसके डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्पादन संभावना वक्र की मूलभूत विशेषताएं, उत्पादन संभावना वक्र की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी होती, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावनाएं सेट क्या है, उत्पादन संभावनाएं क्या है, और प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।